ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्। समस्तजनकल्याणी निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। वासुदेवेन्द्र योगेन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते तत्त्वबोधोऽभिधीयते। पिछले बार हम लोगों ने देखा था जो हमारा 3 अवस्थाएं थी उसके बारे में हमने डिटेल में देखा था कि जागृत अवस्था क्या होती है, फिर स्वप्नावस्था क्या है और सुषुप्ति क्या है। इन तीनों के जो अभिमानी है, तो उस जो जागृत अवस्था का अभिमानी है, जो कि एक अभिमानी टेक्निकल वर्ड है। अभिमानी मतलब उस समय आइडेंटिफिकेशन उसके साथ हुआ है, तो जो आइडेंटिफाइड है स्थूल शरीर के साथ में, वो कौन है? उसका नाम था विश्व। फिर दूसरा जो हमारा था ड्रीम स्टेट, मतलब हमारा स्वप्नावस्था में जब होता है, हम लोग जब होते हैं तब हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ में हमारा आइडेंटिफिकेशन होता है। उस समय उसी आत्मा का नाम तेजस है। और फिर बाद में कारण शरीर के साथ में डीप स्लीप में हम चले जाते हैं और उस समय हमारी उसी आत्मा का नाम प्राज्ञ बन जाता है। प्रकर्षेण अज्ञा में उसमें कुछ भी पता नहीं होता, वी आर टोटली इनटू इग्नोरेंस। अविद्या से हम पूरी तरह से घिरे हुए होते हैं, इसलिए प्राज्ञ बोला गया है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है 5 कोशास, 5 शीत। आप लोगों के पास, जिनके पास बुक है वो आप लोग देख सकते हैं, नहीं तो फिर मैंने पीपीटी में भी डाला हुआ है, वो हम एक बार पढ़ लेते हैं उसके बाद हम चलें। पंचकोशाः के पंचकोशाः के अन्नमयः प्राणमयः मनोमयः विज्ञानमयः आनंदमयः चेति। से पंचकोशाः के अन्नमयः प्राणमयः मनोमयः
विज्ञानमयः आनंदमयः चेति। बोल रहे हैं कि पांच कोश कौन कौन से हैं। कोश मतलब हम देखेंगे उसका क्या मीनिंग है, हम डिटेल में देखेंगे। तो पांच जो हमारे कोश हैं उसमें पूछना है कौन कौन से कोश हैं हमारे पास में। तो यहाँ बता रहे हैं कि अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय है और आनंदमय कोश है। ये कोश जो है ये अलग अलग जो है हमारी पर्सनालिटी को इंडिकेट करते हैं। अब देखिए ये कोश जो है ना, मैं आऊंगी इस पर डिटेल में। ये कोश जो है वो कुश धातु से बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। कुश धातु से बना हुआ है। कुश धातु के दो मीनिंग्स होते हैं। कुश धातु के दो मीनिंग होते हैं। एक होता है टू स्टिक विथ समथिंग, जिसको हम संस्कृत में बोलते हैं संश्लेषण। कुछ किसी को चिपकाना भी, जैसे दो कागज के टुकड़े हैं तो जब चिपकाएंगे हम उसको, उसको हम बोलते हैं संश्लेषण, टू स्टिक विथ समथिंग। और आलिंगने, आलिंगने का मतलब क्या है, टू बिकम वन विथ समथिंग, एक हो जाना किसी के साथ में। तो ये दो जो है कुश जो है उस कुश कोश जो कुश शरीर शब्द से आया हुआ है, तो ये इस तरह से कुश धातु का मीनिंग होता है। अब ये क्या करता है, ये कोश जो है ये कवर अप कर रहा है। मतलब हमने देखा अन्नमय है, प्राणमय है, मनोमय है, विज्ञानमय है, आनंदमय है। ये जितने सारे कोश हैं ये सब कुछ कवर कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो अब क्या कैसे काम कर रहा है, कैसे कवर हो रहा है। क्या ये ऐसे कवर हो रहा है जैसे कि एक तलवार जो है वो म्यान में है, म्यान उस तलवार को कवर कर रही है, वैसे है क्या। नहीं नहीं, वैसा भी नहीं। बोले फिर कैसा है, ऐसा है क्या कि जैसे हमारे पास में एक सुंदर सी मंजूषा है। मंजूषा समझते हैं ना, एक सुंदर बॉक्स है ज्वेलरी के लिए। उसमें हमने एक ज्वेल रखा हुआ है, एक हमने उसमें मणि रखा हुआ है। तो उस मणि को जिस तरह से उस मंजूषा ने ढक दिया है, क्या वैसे ढका हुआ है क्या शीत ने, कुश ने। ध्यान दीजिएगा। बोले नहीं, वैसा भी नहीं। बोले फिर वैसा छुपाना हो गया क्या, जैसे हमने अपने बैंक में पैसा रख दिया, किसी को पता नहीं है हमारे पास में कितना पैसा है, सिर्फ हम ही को पता है। बैंक स्टेटमेंट आता है तो उसमें भी लॉक्ड रहता है, किसी को पता नहीं चल सकता, वैसा है क्या। नहीं, वैसा भी नहीं है। बोले फिर कैसा है, फिर कैसा है, क्योंकि कवरिंग अप तो ऐसा ही होता है। ले कवरिंग अप ऐसा नहीं, एक और तरह का होता है। कैसा होता है कवरिंग, जैसे इट इज लाइक द वेव कवर्स द वाटर, लाइक द वेव इज कवरिंग द वाटर। एक छोटा बच्चा जो है वो जब समुद्र के किनारे जाएगा, उसका ध्यान उस वेव पर ही होगा, वेव पर होगा। वो देखेगा ही नहीं कि इसमें पानी भी है, उसको लग रहा है कि इतने बड़े बड़े जो वेव्स हैं वो कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। वो उसका पूरा ध्यान विद मूवमेंट, कैसे बनता है वेव, लहर कैसे बनती है, पानी और हवा का जब मूवमेंट होता है तब लहर बन जाती है। उसका ध्यान लहर पे ही होगा, उसका ध्यान वो नहीं देखेगा कि ये तो पानी ही है। देखा पापा लहर तो आ ही नहीं रही है, या फिर बोले पापा बहुत बड़ी लहर आ रही है, चलो 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 भागो। तो जैसे हमारा ध्यान उस लहर पे जाता है ना कि पानी पे जाता है, वैसे ही यहाँ पे भी कुश धातु जो है वो कोश जो क्या कर रहा है, किसी चीज को, उसने इंपॉर्टेंट चीज को ढक दिया है और किसी दूसरी चीज को वो सामने लेके आता है। तो सो टू थिंग्स हैपन इन कोश, कोश धातु, कोश सॉरी, कोश धातु नहीं, कोश। क्या हो रहा है, इट कवर्स, वो कुछ एक कवर कर रहा है। जब वो जो दो चीजें मिल रही है वहां पे, तो एक चीज कवर अप हो जाती है। क्या सेकंड चीज क्या हो रही है, समथिंग इज अपियरिंग एज समथिंग एल्स। मतलब कुछ दूसरी चीज जो है जिसपे हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए, जो कि जिस चीज पे अध्यस्त है, सुपर इम्पोज्ड पर हमारा ध्यान जाता है, और जो सबस्ट्रेटम है उस पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो ये दो चीजें जो है, इन दो चीजों के मिलने के कारण हमारा ध्यान कहाँ है। अब आप लोगों से मैं चाहूंगी, आप लोग एग्जाम्पल दीजिए, मुझे बताइए कि कहाँ कहाँ पे आपको कोश दिखाई दे रहा है।
कहीं पे जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया लहर का और पानी का, वैसे आप लोग भी मुझे एग्जाम्पल दे के बताइए कि कहाँ पे ये कोश जो है ये काम करता है। मैं एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको, घड़ा और मिट्टी। हमारा ध्यान घड़े पे जाता है, मिट्टी पे नहीं जाता। घड़ा मेटल का होगा तो मेटल पे नहीं जाएगा, हमारा ध्यान जाएगा वो घड़े पे। जो जो चीज हमको यूजफुल हो रही है, यूज जिस चीज को हम करते हैं उस पे जाता है, इसको बोलते हैं हम कोश। समथिंग इज अपियरिंग एज समथिंग एल्स, तो उसने हमारा ध्यान, अटेंशन ढक दिया है। हमारा ध्यान उस चीज के मटेरियल कॉज पे नहीं जाता है, हमारा ध्यान उस चीज पे जो सुपर इम्पोज हो गया है उस चीज पे हमारा ध्यान जाता है। आप लोग एग्जाम्पल दीजिए। मैम अम्मा वैसे तो आप बेड ही देख लीजिए, वुड का कोई भी चीज बना हुआ है तो वो तो बेसिक वुड है, तो ऊपर में तो कोई भी वेरी गुड, फर्नीचर है, वेरी गुड, लाइक कवर्स है, कुछ भी चीज है, इट्स कवरिंग द बेस। वेरी गुड, ये एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। शकुन जी आप बताइए। वेरी गुड। नहीं, अंबाजी जैसे किताब है, हाँ, किताब हम लोग लेते हैं, उसके अंदर तो बहुत तरह तरह की चीजें लिखी हुई होती है, लेकिन हम लोग का ध्यान केवल किताब पे जाता वेरी गुड। आप है। ऐसे बोल सकते हैं कि पेपर पे हमारा पेपर, हाँ, ध्यान नहीं जाता है। पेपर पेपर पे पे हमारा ध्यान देंगे। ध्यान नहीं जाता बिल्कुल भी, हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है, उस किताब पर जा रहा है। हाँ, कागज कैसे बना हुआ है या फिर कागज का जो मटेरियल कॉज है उस पे हमारा ध्यान नहीं। वेरी गुड, दोनों आप समझ गए, मतलब पोस्ट पे हम लोग आगे चलते हैं। यही चीज क्या हुआ है, इस यही चीज हमारे शरीर पर, हम लोग शरीर के साथ में जो ये चार पांच कोश है हमारे, इन पांचों कोशों ने किसी एक चीज को, इंपॉर्टेंट चीज को ढक के रख दिया है। आत्मा को ढक के रख दिया है। आत्मा हमारे जो सबस्ट्रेटम है, जो अध्यास हो गया, अध्यस्त जो है, वो अधिष्ठान को पूरी तरह से छुपा दे रहा है। मैं ये दो शब्द यूज कर रही हूँ, अधिष्ठान मतलब सबस्ट्रेटम और अध्यस्त मतलब सुपर इम्पोज। तो जो सुपर इम्पोज है, जैसे अभी आप लोगों ने एग्जाम्पल दिया, किताब जो है वो सुपर इम्पोज है ऑन द पेपर, दैट इज द अधिष्ठान, द सबस्ट्रेटम। आपने जो फर्नीचर वाला एग्जाम्पल दिया, तो फर्नीचर एज इज सुपर इम्पोज ऑन द वुड। तो इस तरह से उस वुड की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाएगा। वैसे ही यहाँ पे हमारा ध्यान बार बार उन पांचों कोशों पे जाता है, अन्नमय कोश पे जा रहा है। जब कोई हमें बोल देता है कि तुम कितने कितने काले से हो, ठिंगने से हो, मोटे हो रहे हो, हमारा मन खराब हो जाएगा। ये ध्यान हमारा क्योंकि कोश पे है, हमारा ध्यान अन्नमय कोश पे है, हमारा ध्यान वहां नहीं जा रहा है कि इस चीज, ये तो किस चीज पे सुपर इम्पोज है, वो तो वो चीज जो है अन्नमय कोश जो है वो तो आने जाने वाली है, वहां पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो ये सारे के सारे जो भी हैं, पांचों के पांचों कोश, दे आर सुपर इम्पोज ऑन दैट आत्मा, और ये लोग कुछ ना कुछ चीज जो है वो ढक रहे हैं। तो ये एक्टिविटीज ऑफ दोस कोश आर सेपरेट। ये एक्टिविटीज जो भी कोश के हैं ना, ये अलग अलग हैं, और ये सारे एक्टिविटीज जो है हमने सुपर इम्पोज करके रख दिया है। अब एक अगर हम लोग देखें, अब जैसे उसी में हम ये एक मिस्टेक है हमारी, जब जिस चीज को हम लोग जैसे बोला वहां पे सेकंड मिस्टेक ये कि हम जो चीज एक्चुअली इज समथिंग दैट इज अपियरिंग एज समथिंग एल्स, तो अपियरिंग एज समथिंग एज दैट इज अ मिस्टेक। तो हम उस मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे बोला जा रहा है। तो हमारी जो डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज है, हमारी पांच बड़ी बड़ी मिस्टेक्स है। हमारी पांच बड़ी बड़ी मिस्टेक्स है कोश के रूप में। कौन कौन सी है ये, कौन कौन सी है ये 5 मिस्टेक्स दैट वी मेक। फिजिकल पर्सनालिटी जिसको हम अन्नमय कोश बोलते हैं, वो फिर डायनामिक पर्सनालिटी जिसको हम लोग प्राणमय कोश बोलते हैं। फिर इमोशनल पर्सनालिटी हुई जिसको हम बोलते हैं मनोमय कोश। फिर इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी हुई जिसको हम बोलते हैं विज्ञानमय कोश। और फिर टेंडेंशियल पर्सनालिटी हुई जिससे सारी टेंडेंसीज रहती हैं, संस्कार रहते हैं हमारे, वो चीज जो है उसको हम आनंदमय कोश बोलते हैं। तो हमारी 5 मिस्टेक्स को हमने अलग अलग पर्सनालिटीज का नाम दिया हुआ है, बिकॉज आवर अटेंशन हैज बीन डाइवर्टेड टू समथिंग फॉल्स। और वो चीज जो है ये, क्योंकि यहाँ पे दिखा लिखा हुआ है कवरिंग समथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट, एंड इट इज शोइंग समथिंग एल्स दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, दैट इज मिथ्या, दैट इज फॉल्स। तो यहाँ पे ये चार पांच पांच हमारे बड़े बड़े मिस्टेक्स है
जिसके कारण हमारी 5 पर्सनालिटीज ऐसे बन के आ गई हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं 5 कोश। 5 कोश, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। ये 5 कोश हैं, जो कि जिसके साथ में हम लोग रहते हैं। अच्छा, अब पांचों के धर्म अलग अलग हैं। पांचों के जो धर्म है वो अलग अलग है। तो जो फर्स्ट वाला है पर्सनल, जो हम लोग बोलते हैं फिजिकल पर्सनालिटी या अन्नमय कोश, उसका धर्म है जो जैसा हमको दिखाई दे रहा है, जो भी हमारा फिजिक है, वो सारी चीजें हम खाना खाते हैं वहां पे लगता है। अभी आएंगे हम अन्नमय कोश की क्या क्या बोल। फिर डायनेमिक मतलब जो हमारा प्राणमय कोश है, उसका जो ये है कैरेक्टरिस्टिक है, गुण है, हंगर, थर्स्ट, टायर्डनेस, ये सारा डायनामिज्म, ये सारा उसका है। जब हमें भूख प्यास लगती है तो वो उस प्राणमय कोश के की पर्सनालिटी मतलब के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो मेरा नहीं है, पर हम लोग खूब बोलते हैं मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मैं आज बहुत थका हुआ लग रहा है। I superimpose all the characteristics of those personalities of that personality on आत्मा, और मैं वैसी बन जाती हूँ। इमोशनल पर्सनालिटी मतलब सुखी दुखी होना, वहां पे ठंडा गरम लगना, ये सारे इमोशनल पर्सनालिटी का है। तो वो चीज जो है वो हम फिर से हम अपने ऊपर लेके आते हैं। इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी मतलब क्या? इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी मतलब यहाँ पे हमको ऑनर डिसऑनर लग रहा है, वो सारी चीजें। टेंडेंशियल पर्सनालिटी मतलब जहाँ पे हमारे संस्कार रहते हैं। हाँ, ये तो इनके धर्म जो है वो अलग अलग है। तो इसका धर्म हमने अपने आत्मा पर डाल दिया है, दैट इज नॉट करेक्ट। तो हमारा ये जो फिजिकल पर्सनालिटी है, ये जो चीज है, फिर डायनामिक प्राण में हमारी कितनी एनर्जी रहेगी, एनर्जेटिक हम कितने रहेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन द डायनामिक पर्सनालिटी। हमारी पर्सनालिटी, हमारा जो प्राणमय कोश है वो कितना डेवलप्ड है, उस हिसाब से हमारी एनर्जी लेवल रहेगी। इमोशनल पर्सनालिटी हमारी कैसी है, हमारे आसपास के लोग हमसे कितने खुश हैं, कितना प्यार पाते हैं, कितना रस है हमारे अंदर में। इमोशंस जो है ना, इमोशनल होना और इमोशंस, डेवलप्ड इमोशंस होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। कई बार होगा कि बहुत हम इमोशनल हो जाते हैं, बट वी आर नॉट इमोशनली डेवलप्ड। आई होप आप उस चीज को समझ रहे हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं। कई बार हम बहाव में आ जाते हैं, हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, उस समय हम ध्यान भी नहीं रखते हैं कि ये जो चीज है यहाँ पे इमोशन ये प्रकट करना चाहिए कि नहीं। तो ये चीज जो है ये गलत हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे इमोशनल पर्सनालिटी का डेवलप होना मतलब हाउ मच कंट्रोल यू हैव। जैसे कौशल्या माँ का मैं हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ। इमोशनल पर्सनालिटी उनकी इतनी डेवलप थी कि जब राम जी ने उनको पहली बार आके सुनाया कि मुझे जाना है, मुझे पिताजी ने दिया है, पिता दीन मोहि कानन राजू, जब बोला कि मुझे कानन का राज्य मिला है, वन का राज्य मिला है, तब उन्होंने अपने आप को पहले सबसे पहले स्थिर किया। फिर वहां पे उन्होंने पूरी कथा सुनी कि किस तरह से हुआ ऐसे। फिर उन्होंने अपना डिसीजन सुनाया पहले कि देखो, अगर सिर्फ पिता तुमको आज्ञा देते कि तुम वन में जाओ, तो फिर माता की आज्ञा पिता की आज्ञा से बड़ी होती है, मैं बोलती कि तुम मत जाओ। पर क्योंकि वहां पे ये माता की आज्ञा है, तो इसीलिए तुमको कानन जो है या फिर फॉरेस्ट जो है, दैट विल प्रूव टू बी मोर देन हंड्रेड्स ऑफ अयोध्यास। तो तुम वहां पे जाओगे तो तुमको अयोध्या से भी ज्यादा सुख मिलेगा, तुम जाओ, मेरा आशीर्वाद है। ऐसा बोलने के बाद फिर वो रोने लगी। फिर वो अपने आप को कर का कंट्रोल में लूज कर दिया। वो पैर पे गिड़गिड़ा के रोने लगी कि मैं किसके भरोसे यहाँ पे रहूं, मेरा क्या आश्रय रहेगा, तुम चले जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊं। इसको बोलते हैं हम इमोशनल पर्सनालिटी। तो इमोशनल पर्सनालिटी जो है जब होता है, वही जो है वो देश के लिए काम कर सकता है, बहुत देश के लिए सैक्रिफाइस कर सकता है बहुत। वही जो है लंबे समय तक के लिए पूजा कर सकता है। वही जो है बहुत लॉयल हो सकता है। वही जो है प्रेम कर सकता है। प्रेम वीर होना बहुत अलग बात है। वो ही अच्छे से बोल सकता है, क्योंकि वो आइडेंटिफाई कर सकता है सामने वालों की इमोशंस के साथ।
हाँ, तो ये जो लोग है ना, ये लोग बाइंड करते हैं पूरे देश को, पूरे समाज को, पूरे ऑर्गेनाइजेशंस को। कोई भी एक व्यक्ति इमोशनल पर्सनालिटी जिसकी डेवलप होगी, वो पूरे के पूरे समाज को बांध के रख सकेगा। अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जिन पूछा नाही। राम जी के बारे में ऐसा आता है। तो राम जी ने सारे के सारे वानरों को इमोशनल, अपने इमोशनल पर्सनालिटी से बांध के रखा था। किसी को भी ऐसा नहीं लगता था कि उनके बारे में राम जी नहीं जानते हैं या फिर पूछते नहीं। तो इसीलिए ये इमोशनल पर इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी का डेवलप होना मतलब क्या हो गया? इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट इज वेयर यू फाइंड द कॉज ऑफ दैट। कि कॉज हंटिंग जो है वो इंटेलेक्ट का काम है। तो इंटेलेक्ट जो है वो हर जगह पे कॉज निकालता रहेगा, उसको कि ये ऐसा क्यों हुआ, हाँ पोटेंशियल क्या है इस चीज की, तो इस ऐसा होता है, प्रिंसिपल्स क्या है, कुछ कुछ ऐसा करने पर ऐसा होगा ही। तो वो इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी जिसकी डेवलप्ड होगी, वो जो है आसपास की अपनी सिचुएशन और दूसरों की भी सिचुएशन को हैंडल करने में काफी समर्थ होता है। हम्म फिर जो है लास्ट, टेंडेंशियल पर्सनालिटी। टेंडेंशियल पर्सनालिटी मतलब क्या है? कि उसकी ये आनंदमय कोश के बारे में बताया जा रहा है कि उसका आनंद का लेवल क्या है, वो कौन से स्तर के आनंद से वो खुश होता है। ये यहाँ पे एक पिग जो है उसको भी एक आनंद आता है, और एक महात्मा जो है उस उनको भी एक आनंद का स्तर है। तो दोनों के आनंद के स्तर में क्या डिफरेंस है? मीराबाई का भी एक स्तर था आनंद का, और अजामिल का भी एक स्तर था आनंद का। तो वहां हम किस चीज से आनंद हम लेते हैं, हाई क्लास आनंद जो है वो हम हमारे इस टेंडेंशियल पर्सनालिटी को डेवलप करके ले सकते हैं। टू द एक्सटेंट ब्लिस इज डीप, इट इज ऑफ हाई लेवल। जितना डीप होगा, जितने बड़ी चीज से हम आनंद ले सकते हैं। किसी किसी को डिपेंड करता है कैसा तरह तरह के म्यूजिक है। अब भोजपुरी हुआ, लोकगीत हुआ, ये सारी चीजें हुई। किसी किसी को क्लासिकल पसंद है, कोई सुन ही नहीं पाता और क्या ये करते रहते हैं, एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं। तो अब वो टेस्ट को समझ नहीं पाएंगे कि उसमें क्या है। तो जहां पे भी आर्ट बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, उसका मतलब है उसका इमोशनल पर्सनालिटी बहुत डेवलप्ड है। जहां पे भी देश के लिए कोई सैक्रिफाइस कर रहा है, इसका मतलब है इमोशनल और डायनेमिक पर्सनालिटी उसकी बहुत डेवलप्ड है। अगर कोई बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी में, जैसे कोई बहुत प्लेयर है, एथलीट है, उसकी फिजिकल, अभी लवलीना को भी मिला नासाम से, ये तो इसकी फिजिकल पर्सनालिटी बहुत डेवलप्ड है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि हम लोग इन पांचों में से, हमारे 5 मिस्टेक्स हैं ये बहुत बड़ी बड़ी, क्योंकि हमने उनके साथ में आइडेंटिफाई कर लिया है इन शीट्स के साथ, कोशों के साथ। पर इसमें से हम लोग को देखना ये है कि इसका डेवलपमेंट जो है वो हमको स्पिरिचुअली कैसे अपलिफ्ट कर सकता है। तो इसलिए इसको हम एक एक करके अभी देखेंगे कि कौन सी जो शीट है वो क्या हम लोग को हेल्प कर रही, क्या हेल्प कर सकती है। तो मैंने आप लोग को इसके बारे में इम्पोर्टेंस बता दिया। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा अन्नमय कोश। अन्नमय कोश, तो अन्नमय कोश के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार, क्या है अन्नमय कोश। तो अन्नमय कोश जो है, फूड शीट इसको बोलते हैं। अब देखिए ये यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि फूड शीट से ज्यादा हम लोग इसको बोले मॉडिफिकेशन ऑफ फूड, फूड मॉडिफिकेशन। जब ये हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे, इस वाले डेफिनेशन को जो दिया हुआ है, तब हमें और समझ में आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा। अन्नमयः कः, अन्नमयः कः, अन्नरसेनैव भूत्वा अन्नरसेनैव वृद्धिं प्राप्य अन्नरूपपृथिव्यां यद्विलीयते तद् अन्नमयः कोशः स्थूलशरीरम्। फिर से, अन्नमयः कः, अन्नरसेनैव भूत्वा अन्नरसेनैव वृद्धिं प्राप्य अन्नरूप पृथिव्यां यद् विलीयते तद् अन्नमयः कोशः स्थूल शरीरम्। यहाँ बोल रहे हैं अन्न रसेनैव भूत्वा, अन्न रसेनैव वृद्धिं प्राप्य।
तो जो हमारे पेरेंट्स खाना खाते हैं अन्नमय का, ये जो हमारा बाहर का हमको शरीर दिखाई दे रहा है जिसको स्थूल शरीर भी हम बोल रहे हैं, उसी को यहाँ अन्नमय कोश बोला गया है। तो अन्नमय कोश किससे बना हुआ है, उसका मटेरियल कॉज क्या है, बोले अन्न रस से नहीं व भूतवा, ये अन्न और रस से ही बनता है। और अन्न रसे नहीं व वृद्धि प्राप्य, और ये वृद्धि भी होती है इसकी अन्न रस से ही। अन्न रस अगर इसका बंद कर दे, जैसे भी नवरात्रि थी, अन्न रस थोड़ा सा कम हो गया तो फिर पेट अपने आप कम हो जाएगा। और अन्न रस से अगर इसको परिपूरित करके हमने खूब पूरी कचौड़ी खाई तो फिर बढ़ जाएगा, फिर हमें दुख होगा, कांटा देखने में, वेट में स्केल का कांटा अपने आप बढ़ता जाएगा जितना भी हम उसको कम करने की कोशिश करें। अन्न रूप पृथिव्याम यद विलीयते, अन्न रूप पृथ्वी में ही जो विलीन हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी भी अन्न रूपा ही है, क्योंकि सारी की सारी चीजें पृथ्वी और सारा अन्न पृथ्वी से ही आ रहा है, इसलिए पृथ्वी जो है वो अन्न रूप ही है। तो जब डेथ हो जाती है तब क्या होता है, अन्न रूप जो जो इसका कारण था उसी में ही ये विलीन हो गया, तो इट गोज बैक इन द अर्थ। अन्न रस से बड़ा बना, अन्न रस से बढ़ा, और अन्न रस अन्न रूप पृथ्वी में ही जो विलीन हो गया उसको हम बोलते हैं अन्नमय कोशः, और उसी का नाम जो है हमने दिया है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर वही स्थूल शरीर है। अब जो ये है, एक बात बताना चाहूंगी, मयट प्रत्यय, अन्नमय बोला ना, यहाँ पे मय है, तो ये अन्नमय में जो मय है, ये शब्द जो है इसको हम जो सफिक्स लगाते हैं इसको बोला जाता है संस्कृत में प्रत्यय। क्या बोला जाता है, प्रत्यय। प्रत्यय तो अन्नमय, तो मयट प्रत्यय है ये। मय जो बोला है ना, उसको बोलते हैं मयट प्रत्यय। तो मयट प्रत्यय जो है ये दो चीजों में यूज होते हैं। दो चीजों में कैसे यूज होते हैं, एक होता है प्रचुरार्थे, मतलब फुल ऑफ, प्रचुरार्थे फुल ऑफ अन्न। और दूसरा है इसका विकारार्थे, जो कि विकार है, जो कि विकार है मतलब मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन ऑफ अन्न, दोनों में ही यूज होगा ये। यहाँ पे पर हम लोग फुल ऑफ नहीं लेके, क्योंकि एक्चुअली अगर शरीर कटता है कहीं पे हम गिरते हैं तो फिर तो वहां से चावल दाल ही निकलना चाहिए, पर चावल दाल तो निकलता है कि हाथ कटा, ऑपरेशन कटा तो ऑपरेशन में काटा गया, तो जैसे ही वहां पे काटा जाएगा तो उसमें से फिर आलू निकलेगा, जो भी खाया है चावल रोटी दाल वो सब निकल रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ विकारार्थे हम उसको लेंगे कि ये जो शरीर है अन्नमय, ये विकार विकार वाला है, मतलब विकार मॉडिफिकेशन ऑफ दैट अन्न। तो अन्न का मॉडिफिकेशन जो हो के, तो जो पेरेंट्स ने खाना खाया था, पेरेंट्स ने जो खाना खाया था उससे ही जो है हमारा शरीर बना, उससे ही वो फीटस बना, उसी रस से ही बना, और उसी से धीरे 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 हमारा शरीर बाद में बढ़ा। अभी पहले माँ के अंदर बढ़ा, फिर हम बाहर निकले तो बाहर भी बढ़ने लगा। तो जो सटलेस्ट फॉर्म में हम लोग थे, या फिर हमारे आने से इस शरीर के से पहले भी जो ओवरी और स्पर्म था वो भी अन्न का ही मॉडिफिकेशन था। जो फादर ने फूड खाया और जो मदर ने फूड खाया उसका ही एक मॉडिफिकेशन बना, जिसको हम बोलते हैं ओवरी और जिसको हम बोलते हैं स्पर्म। इन दोनों के मिलने से ही हमारा शरीर जो है वो बनने लगा, फिर उस बढ़ने लगा। जो भी माता, जब हम अंदर थे माँ जो भी खाती थी उसी का ही मॉडिफिकेशन जो है हम लोग लेते थे और उसी से ही बनने लगा था। इसलिए डायरेक्ट दाल चावल नहीं है, ये मॉडिफिकेशन है, और इसलिए यहाँ पे लिया है हमने विकारार्थ, उस अर्थ को लिया है। तो अन्न रस भूतवा, फिर बाद में क्या हुआ, अन्न रस से ही ये जो चीज बढ़ने लगी, वूम्ब में गर्भ में हम लोग बढ़ने लगे। फिर वहां से जब बढ़ के जब पूरी तरह से खत्म हो गया कि और स्कोप नहीं है, फिर अंदर से एक हवा ने हम लोग को ढकेल के बाहर फेंक दिया। बाहर, फिर बाहर जैसे ही फेंका हम रोने लगे, तो हम लोगों को खिलाया पिलाया गया, और फिर उसी अन्न रस से, कहाँ से, जो पृथ्वी से आया हुआ है, उसी अन्न रस से ही हम लोग फिर बढ़ने लगे। और एक स्टेज के बाद में बढ़ते गए, पहले हम हॉरिजॉन्टल बढ़े थे,
वर्टिकली बढ़ने लगे, इस तरह से हम बढ़ते ही गए, बढ़ते गए। तो अब ये क्या है, पृथ्वी जो है ये बहुत मैजिकल है। पृथ्वी का जो ये है, पृथ्वी नाम से जो एलिमेंट है, इसमें आप कुछ भी एक चीज डालेंगे, ये आपको बहुत करके देगी। आप एक गुठली डालते हैं आम का, और आम से एक पेड़ आता है, कि एक पेड़ में एक आम थोड़ी आता है, कितने सारे आम, कितने सारे पेड़। और तो एक आम जो है, दैट इज द कॉज ऑफ मेनी मेनी फ्रूट्स, मेनी मेनी ट्रीज। तो आप एक चीज डालेंगे इस पृथ्वी में, वो आपको बहुत चीज बढ़ा के देगी। ये पृथ्वी का ही ये एक गुण है, वी गिव वन एंड इट गिव्स अस मेनी। तो ये पृथ्वी जो, पृथ्वी रूपा अन्न जो हम खाते हैं, तो उसी से ही हम लोग जो है ये बढ़ते रहते हैं। अब इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस यही है बोलने का, बताने का, कि आई एम नॉट दैट अन्न, अन्नमय शरीर, आई एम नॉट दैट। वो अन्नमय कोश जो है वो बन रहा है उस अन्न से, मैं नहीं हूँ अन्नमय कोश, मैं अलग हूँ। अन्नमय कोश बढ़ रहा है, अन्नमय कोश घट रहा है, अन्नमय कोश को बीमारी हो रही है, अन्नमय कोश जो है वो विटामिन और ये सारी चीजें ले रहा है, अन्नमय कोश जो है एंटीबायोटिक ले रहा है, अन्नमय कोश खांस रहा है। हम लोग सब कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं। मेरी तबीयत खराब है, मैं खांस रहा हूँ, खांस रही हूँ, मैं दवाई ले रही हूँ, मुझे डायबिटीज हो गया है, मुझे आर्थराइटिस है, सब कुछ हम अपने ऊपर ले लेते हैं। यहाँ पे इस थॉट को अलग करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए बार बार ये पांचों शीत लिए गए हैं, कि दिट इज कवरिंग योर आई, यू आर नॉट दैट, यू आर समथिंग डिफरेंट देन दोस शीट्स। Try to understand and try to come to some conclusion that what you are. अपने आप के बारे में जानने के लिए है ये तत्वबोध, कि हम अपने आप को जाने। एक्चुअली आई हैव मिक्स्ड अप मेनी थिंग्स, तो हम ये नहीं है। तो इसीलिए ये जो अन्नमय कोश है, अब आप लोग मुझे इसका कारण बता सकते हैं क्या? अन्नमय कोश का जो कारण है वो क्या है, आप बता सकते हैं? हमने दो कारण, सॉरी, हमने दो कारण ऑलरेडी देख लिए, हमने दो कारण ऑलरेडी देख लिया, और तीसरा कारण यहाँ पे है। हमने एक्चुअली तीन कारण देखे। आप लोग थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में, इस अन्नमय शरीर का कारण क्या है? हमने सबसे पहले वहां पे देखा था स्थूल शरीर के कारण के दो कारण थे, मटेरियल कॉज एंड एफिशिएंट कॉज। तो मटेरियल कॉज क्या है इस शरीर का? किस किस चीज से बना हुआ है शरीर? मटेरियल कॉज इजी है। मटेरियल कॉज क्या है इस शरीर का? मटेरियल कॉज बोन स्किन एंड ऑल, नहीं, मटेरियल बॉडी, कॉज। पंचभूत, हाँ, पंचतत्व, पंचभूत, पंचभूत, 5 एलिमेंट्स, या है ना। मटेरियल। एफिशिएंट अच्छा कॉज क्या है? वो स्थूल शरीर में ही हमने पढ़ा था। एफिशिएंट कॉज क्या है, उसका डेफिनेशन याद करिए। पंच महाभूतैः कृतम सत्कर्मजन्यम, याद है? इट सत्कर्म। इज योर प्रीवियस बर्थ सत्कर्मास दैट यू यस, अटेन। ठीक है। तो ये दो कारण हो गए, सत्कर्म एक एफिशिएंट कॉज हो गया, मटेरियल कॉज हो गया हमारा 5 एलिमेंट्स जो शकुन जी ने बताया। फिर और क्या है? एक और कारण है इस शरीर का कारण, अगर आपको याद हो, तो हम लोग कारण शरीर पे आए थे, कॉजल बॉडी। तो कॉजल बॉडी का नाम ही कॉजल बॉडी है, कारण शरीर है, बिकॉज इट इज द कारण ऑफ टू शरीर। विच टू शरीर? ग्रॉस एंड ग्रॉस एंड सटल। सटल बॉडी। ठीक है, तो इसलिए कॉजल बॉडी है अनदर रीजन, अनदर इसका एक हो गया, कॉज हो गया। तो मटेरियल कॉज हुआ इसका 5 एलिमेंट्स, एफिशिएंट कॉज हुआ इसका कर्म, और एक और कारण हुआ कॉजल बॉडी। और यहाँ पे हमने फोर्थ कॉज देखा, अन्न। तो इस तरह से हमारे इस शरीर का जो बाहर से हमें दिखाई देता है, इसके टिल नाउ वी हैव स्टडीड 4 कॉजेस।
यहाँ पे हमने अन्नमय देख लिया, और इसके पहले हमने 5 एलिमेंट्स देखा, इस और 5 एलिमेंट के साथ सत्कर्म देखा, और कॉजल बॉडी देखा, कारण शरीर। तो ये चारों के चारों जो है ये यहाँ पे हमारा है। तो क्लोजेस्ट कौन है? क्लोजेस्ट है फूड। फिर थोड़ा सा क्लोजर जो थोड़ा सा आता है वो पंच महाभूतन एक्शंस आता है, और कॉजल बॉडी को तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता है, वहां पे हमारा ध्यान ही नहीं जाता है कि वो कॉजल बॉडी कहाँ पे अंदर पड़ा हो, जिस पे ध्यान नहीं जाएगा हमारा। पर इसलिए क्लोजेस्ट हमारा हमेशा ध्यान फूड पर ही जाएगा, फूड इज द कॉज। इसलिए अब इतने सारे हम व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टा पे या फिर फेसबुक पे सब मैसेज देखते रहते हैं, ये खाओ, ये नहीं खाओ, हेल्दी खाओ, हेल्दी डाइट में क्या क्या होना चाहिए, प्रोटीन लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने चाहिए, सब सारी सारी जो भी चीजें। आजकल तो सुना है जूस वगैरह भी हार्मफुल होता है, इससे अच्छा है फल खाओ, जूस एक्सट्रैक्ट करके मत खाओ। ये क्या 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 सब सब निकलता रहता है। सीड्स लेने, 5 जो हमारे पास में सीड्स हैं, 5 सीड एवरी डे वी शुड हैव, 5 चिया सीड्स वगैरह वगैरह, वो सब जितने प्लस सनफ्लावर और सब सीड्स होते हैं, और ढेर आपको मिल जाएगा वो सब। तो हमारा ध्यान फॉरमोस्ट जो है, क्लोजेस्ट हमारा फूड पर ही जाता है, फिर हमारा एक्शंस पे और 5 एलिमेंट्स पे जाएगा सेकेंड, और थर्ड एक कहीं जाता ही नहीं, वो है कॉजल बॉडी पे, वो पड़ा हुआ है अंदर। एक्चुअली वहां पे टेंडेंसीज बन रही। कोई व्यक्ति है मेरे साथ में ही है, पास में ही है, जो जिसका बहुत छोटा है वो बच्चा, तो उसका ध्यान शुरू से ही है हेल्दी खाने पर, हेल्दी खाने में। मतलब ये टेंडेंसी है उसकी। सारे बच्चे उसके उम्र के हैं जो बाहर जाके खाना चाहते हैं, पिज्जा खाना चाहते हैं, पुचका खाना चाहते हैं, ये वो बाहर का खाना है। बोलता है नहीं अम्मा, मैं घर पे जाके खाना बना के खाऊंगा। क्लास 9 में है, अभी 9 में गया है, पिछले साल 8 में था। अब है ऐसा, क्या कर सकते हैं, उसकी टेंडेंसीज है, कॉजल बॉडी में उसके अंदर उसकी वो टेंडेंसी है। तो वो ये उस पे हमारा ध्यान है। तो ये अन्नमय कोश है हमारा, जिसको हम की सूक्ष्म स्थूल शरीर भी बोलते हैं। हाँ, तो अब ये मॉडिफिक, यहाँ पे जो शीत लिखा हुआ है ना, उसको एक्चुअली होना चाहिए मॉडिफिकेशन, क्योंकि ये विकारार्थ है, विकार है उसका। अन्न इज अपियरिंग एज द बॉडी, Anna is appearing as the body. I am not that Anna. Anna is appearing as the body. I am the non-modifying thing. Anna is continuously modifying. सुबह का बनाया हुआ खाना शाम को खराब हो जाती है। भागवत में एक श्लोक आया है कि बस सुबह वाला बनाया हुआ खाना जो है शाम को नष्ट हो जाता है, तो उसी से बनाया हुआ ये शरीर, इसकी क्या नित्यता? वो श्लोक अभी एकदम से मुझे याद नहीं आ रहा है, उसकी क्या नित्यता 11th स्कंध में आया हुआ है। प्रातरंगम कुछ बोला गया है, वो शाम को विनश्यति, उसी अन्न से ही ये शरीर जो बना हुआ है उसकी क्या नित्यता, जिसको हम लोग इतना अच्छा से पालते हैं, पूजते हैं, इसको सब कुछ देते हैं, इसका सब उतना ही करना चाहिए जितना आवश्यक है। उसके बाद में ये शरीर अपना धर्म जो है, कितना भी कर लें हम, कितना भी इसको रोक लें, इसको ये अपना धर्म जो है वो निभाएगा ही। एक एज के बाद में ये विपरिणामते में जाएगा ही। जैसे इसके 6 विकार है ना, अस्ति, जायते, याद रखिएगा इसको, अस्ति, जायते, वर्धते, अपरिणम, अपक्षीयते, विपरिणमते और विनश्यति। तो ये अपने आप ये स्टेजेस से होके ये जाएगा ही, और नहीं तो फिर हम माइकल जैक्सन बन जाएंगे। माइकल जैक्सन, अगर आपको पता हो, he wanted to live for 150 years, 150 years। उसके पास में कितने, मैं किसी दिन शेयर करूंगी उसके बारे में, कितने डॉक्टर्स, ये सब हम लोग इसलिए कलेक्ट करते हैं क्योंकि हम लोग को हेल्प होता है सोचने में, ध्यान में, मनन में, अपने चिंतन में, कि जो जो भी यहाँ पे स्क्रिप्चर्स में बोला जा रहा है वो कितना सत्य है, सत्यापित होता है। ये सारी चीजें प्रूव होती हैं दैट व्हाट एवर स्क्रिप्चर इज सेइंग इट इज कंप्लीटली ट्रू। उसके पास में इतने डॉक्टर्स थे जो लोग उसको सुबह शाम उसका मॉनिटर करते रहते थे, हेल्थ मॉनिटर करते थे, खाना मॉनिटर करते थे, सब वो आउंसेस में, पाउंड्स में गिन गिन के सब खाता था।
क्योंकि उसको 150 इयर्स जीना था। उसने कितने बार प्लास्टिक सर्जरी कराया। कभी वो एक्चुअली ओरिजिनली तो ब्लैक था, ब्लैक से वो वाइट बना, फिर उसने अपना वो जेंडर भी चेंज किया, फिर से चेंज, क्या नहीं किया उसने शरीर के साथ, पूरा खिलवाड़। और अल्टीमेटली उसकी डेथ कब हुई, कितने साल में, 50 इयर्स। 50 इयर्स में वो चल बसा। जैम हो गया था उस समय गूगल, इंटरनेट, इतने लोग उसको देखना चाहते थे इंटरनेट पर, उसका जो लास्ट फ्यूनरल राइट्स था वो सब देखना चाहते थे। पागल थे उसके पीछे सब। हुआ कि अल्टीमेटली वही अन्न रूप, बोला बोला गया ना यहाँ पे, अन्न रूप पृथिव्याम यद विलीयते, यही होगा। इसलिए जितना आवश्यक है उतना ही शरीर के लिए हम करें। बाकी इस शरीर का जो पर्पस है, हमारा हमारा पर्पस है कि हम कुछ कुछ बड़ी चीज को हम प्राप्त करके जाए, जो कि शरीर से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। इवन आपको पता होगा दूसरे देवताओं के शरीर में, दूसरे योनियों में भी ये प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि सारी की सारी भोग योनियां हैं, सारी भोग योनियां हैं। अच्छा आप मुझे बताइए, अगर एक डॉगी, जो डॉगी है वो नॉन, डॉगी जो है वो एकादशी का व्रत करता है, या किसी गाय के बारे में था, गाय जो एकादशी का व्रत करती है, या फिर एक सिंह जो है, लायन, दैट इज अ वेजिटेरियन लायन, वो नहीं खाता है, तो उसको पुण्य मिलेगा? इफ यस वाई, इफ नो वाई? अम्मा मेरे हिसाब से, जैसे बोलते हैं कि जो पिछले जन्म में कुछ भी किया हुआ है वो इस जन्म में उसको मिलता है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक देखा था व्हाट्सएप में कि राजयोग उसको लिखा हुआ था, वो डोगी बन के आया है इस संसार में, लेकिन वो राजयोग ही भोग रहा है, सोफा में लेटा हुआ है, उसकी पूरी एकदम इतनी अच्छे से सेवा हो रही है कि घर के मालिक की भी नहीं हो सकती। तो ये तो राजयोग ही हुआ उसके लिए, तो कुछ ना कुछ तो उसने किया होगा तभी ये राजयोग भोग है। पर मेरा प्रश्न ये नहीं है, मेरा हाँ, प्रश्न है कि वो डॉगी के रूप में अगर वो अच्छा कर्म करता है, वो तो वो फल भोग रहा है जो आप कह रही हैं, आई हाँ, एग्री, कंप्लीटली आई एग्री विद दैट। तो वो जो फल भोग रहा है, वो फल भोगने वाला हटा दीजिए। इस जन्म में जब वो अच्छा कर्म करेगा, तो जैसे अगले जन्म में मिलता उसको। तो उसको वहां पे पुण्य मिलेगा कि नहीं? अगर उसने खराब कर्म किया एनिमल योनि में, तो फिर उसको पाप मिलेगा कि नहीं? जैसे एक सांप ने अगर एक क्रिमिनल को काटा, तो उसको पुण्य मिलना चाहिए। एक सांप ने अगर एक साधु को काटा, तो उसको मिलना चाहिए पाप। ये मिलेगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं, ये मेरा प्रश्न। मेरे हिसाब से मेरे तो हिसाब से तो नहीं मिलेगा अम्मा। उसको मिलना रीजन बीइंग बिकॉज वो उसका कैरेक्टरिस्टिक है हाँ, काटना। तो अगर वो अच्छा काम करता है, और जैसे उसने उसको अच्छा एकादशी का व्रत कर दिया, तो उसका तो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, नहीं, जैसे बोल जैसे रही आपने हैं। डॉग का एग्जाम्पल आपने दिया, तो उसका तो कैरेक्टरिस्टिक, अब वो किसी को देख के भौंकेगा, किसी को देख के नहीं भौंकेगा, लेकिन वो तो उसका कैरेक्टरिस्टिक है। फॉर सम इट मे बी गुड, फॉर सम इट मे बी बैड। तो हाउ विल यू डिफाइन इट? ठीक है। लेकिन कर्म तो अच्छा कर रहा तो उसका कर्म का फल तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे मनुष्य हो इस चाहे पशु हो, किसी डॉगी को भी शरीर में एकादशी का व्रत करने पर उसको फल मिलेगा? मिलना चाहिए पक्का, मेरे हिसाब से। सुषमा आप मेरे जी हिसाब से बता रही थी। मेरे हिसाब से उसको इतना ज्ञान ही नहीं है कि आज एकादशी है, वो रैंडमली कर रहा होगा, इतना तो ज्ञान नहीं होता है। सपोज ज्ञान हो भी जाए, सपोज हम लोग बोले कि उसको पिछले जन्म से उसको, उसे टेंडेंसीज हैं, सब लोग कर रहे हैं। जैसे एक गाय आके इसमें आके दूध चढ़ा जाएगी, अपने थन से दूध गिरा के चली जाएगी शिव जी के ऊपर, तो पुण्य मिलेगा? मिलना चाहिए फिर तो। यहाँ पे नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। अच्छा। नहीं मिलेगा, पता है क्यों? क्योंकि वो भोग योनि है। तो वो अच्छा। लोग सिर्फ वहां पे अपना भोग काट रहे हैं। भोग मतलब सुख भी दुख भी, जैसे आपने कहा शकुन जी, राजयोग है उसका, वो काट रहा है उस फल को, वो फल को काट रहा है। जितने दिन का उसका वो योग है, उतने दिन उसको वहां पे मिलेगा, उतने दिन रहेगा, फिर उसकी डेथ हो जाएगी। फिर जाके जब वो नेक्स्ट जन्म में आएगा, सिर्फ और सिर्फ इस ह्यूमन बर्थ में, इवन देवता लोग नहीं कर सकते, और देवताओं जैसे ही कई सारी योनियां हैं ऐसी,
आप भागवत पढ़िए, उसमें पंचम स्कंद में पूरे डिटेल में लिखा हुआ है कितनी सारी दूसरे दूसरे योनि है। वो सारे के सारे भोग योनियां, न उसको पाप पड़ेगा न उसको पुण्य लगेगा। एक सर्प को काट ले, किसी को काटा उसने जाके महात्मा को, उसको पाप नहीं लगेगा। एक जो है उसने अगर नहीं काट या एकादशी का व्रत किया किसी गाय ने, उसको फल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भोग योनि है। अच्छा कर्म का भी फल नहीं मिलेगा, बुरा कर्म का भी फल नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ हमको इसी ह्यूमन बर्थ में, ह्यूमन शरीर के साथ में ही हम लोग कर्म का फल जनरेट कर सकते हैं। आगे चल के हम लोग अच्छा अपना बना सकते हैं। पर्पस इसीलिए इसीलिए दुर्लभत्वम बोला है इस चीज का, इस शरीर को। ये शरीर जो है बहुत दुर्लभ है, और इस दुर्लभता को हम लोग जाने की, इस जो अन्नमय शरीर है हमारा, ये जो हमारा स्थूल शरीर है, इसके साथ में हमारा पर्पस क्या होना चाहिए, कितना बड़ा पर्पस होना चाहिए, क्योंकि क्षण क्षण ऐसे निकल रहा है। और उसमें हम लोग अपना पूरा इसी फालतू की चीजों में ही हम लोग अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। एक दिन के बाद दूसरा दिन, दूसरे के बाद तीसरा, सालों ऐसे हमारे गुजर जाते हैं। हम उसका इम्पोर्टेंस नहीं जानते हैं कि ये सारे साल जो है, इससे हम बहुत आगे बढ़ सकते थे। हमारी इतनी गंदी खराब खराब टेंडेंसीज है हमारे मन के साथ में हमें बहुत काम करना है। बाहर का भी, जैसे अभी हम लोग को G20 का काम मिला है। हाँ, आप लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहती हूँ, पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, पर G20 का काम मिला है चिन्मय मिशन को। तो G20 में एक सब कैटेगरी है C20, जिसको बोलते हैं हम सिविल सोसाइटी के लिए। तो सिविल सोसाइटी में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उसमें से 14 टॉपिक्स हैं। पहले वाले मतलब पिछले साल तक उसमें 13 टॉपिक्स थे, और मोदी जी ने इस बार एक और टॉपिक ऐड कर दिया, हमारे शास्त्रों में से, वेदों में से उठाया, वसुधैव कुटुंबकम। तो वसुधा एव कुटुंबकम जो है हमारा, जिसका शॉर्ट फॉर्म हो गया वसुधैव कुटुंबकम। वसुधा मतलब पूरा अर्थ, पृथ्वी, होल ग्लोब, ग्लोब इज वन फैमिली। ये पूरा हमारा इसमें फैमिली की तरह है। वो चीज हम लोगों को दिया गया है वसुधैव कुटुंबकम पर, हम लोग C20 का अरेंज करें। उसमें हम लोग, उसमें फिर से और भी 10-15 कैटेगरीज है। तो उसमें हम लोगों ने गुवाहाटी से, हर एक स्टेट कर रहा है, तो गुवाहाटी से हमने 4 टॉपिक्स लिए हुए हैं। इसमें लिया हुआ है धर्म, आर्ट एंड कल्चर, बिजनेस का लिया हुआ है, एक बिजनेस एंड इंडस्ट्री, और एक और कोई टॉपिक है एजुकेशन। ये 4 टॉपिक्स हमने लिए हुए। तो इसमें से हम लोग 11th मई को यहाँ पे कर रहे हैं। उसका बहुत काम चल रहा है, मिताली भी लगी हुई है उसी में। तो धर्म के टॉपिक में मैं सोच रही थी यही, कि धर्म जो है इट इज नॉट इक्वल टू रिलीजन। आप सोचिए, उसको ट्रांसलेट करिए। हम लोग रिलीजन बोल के नहीं ट्रांसलेट कर सकते। हम जब बोलते हैं कि एक पत्नी का धर्म है कि वो अपने बच्चे का लालन पोषण करे, या फिर ये पत्नी का धर्म है कि अपने पति या फिर अपनी फैमिली का, तो उसमें धर्म रिलीजन कहाँ है? फिर हम लोग बोलते हैं कि वो जो है उसका स्वधर्म ये है, वो स्वधर्म का अपना पालन नहीं कर सकता, दैट इज नॉट रिलीजन। फिर हम बोलते हैं कि हर चीज का अपना एक धर्म होता है। पानी का अपना एक धर्म है, अग्नि का अपना एक धर्म है, वो भी एक रिलीजन नहीं है। तो हमारा जो वर्ड धर्म है, ये कितना ज्यादा उसमें पोटेंशियल है, कितना ज्यादा सार गर्भित है। तो अब सिर्फ हम लोग राइचियसनेस, उसमें रिलीजन भी आ जाता है, उसमें राइचियसनेस भी आ जाता है, उसमें ट्रूथफुलनेस भी आ जाता है, उसमें इंटीग्रिटी भी आ जाता है, उसमें रेजिलियंस भी आ जाता है। उसमें बहुत सारी चीजें मिला के ही एक शब्द बना है धर्म। तो सिर्फ अगर हम लोग बाहर के ही धर्म को देखें, दैट इज नॉट एक्चुअली धर्म। हमें ये यहाँ पे इस शरीर को प्राप्त करने के बाद में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अंदर से भी हम धर्म में स्थापित रहें। अंदर से धर्म में स्थापित रहे मतलब इंटेंशंस भी हमारा बुरा ना हो। इस पे देखिए कितना काम करना है। कभी कभी हमें बहुत गुस्सा आता है, पर वो गुस्सा जो है हम बाहर शो तो नहीं करते हैं, पर अंदर से हम लोग जल रहे हैं गुस्से से। वी डोंट शो इट। हो सकता है कि हम बहुत किसी क्लोज वन के साथ में हम लोग ये सारी चीजें हम लोग शेयर करें कि कभी कभी हमारे इंटेंशन जो है बाहर से,
हम दिखाते हैं बहुत अच्छा, पर अंदर से हम कहीं ना कहीं चाहते हैं कि इस व्यक्ति के साथ मैं बुरा हो क्योंकि इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया हुआ है। दैट इज नॉट द राइट धर्म। राइट धर्म क्या बोल, दैट इज नॉट धर्म। तो इसलिए हमको अपने माइंड पर एक तो पहले जानना है, हमें अलर्ट रहना होगा। अलर्ट रहने के बाद हम उस पे काम करेंगे। कितना ज्यादा अपने आप पे काम करना है जब हम लोग ये सोचते हैं, अभी तो हम रियलाइज ही नहीं करते। जब हम इस चीज को सोचने लगेंगे, जानने लगेंगे, तब हम इस पे काम करने के लिए बैठेंगे। और तब हमको लगेगा कि अरे टाइम इज सो शॉर्ट। 1 साल 2 साल, अभी तो कोविड आया था, फिर से 2 साल 3 साल तो ऐसे चले गए, फिर से आ रहे हैं धीरे धीरे। कब जाएगा, कब खत्म होगा? इस तरह से कितने साल हमारे बीत गए। ऐसे कर करके ही एक दिन हम लोग देखेंगे हम लोग डेथ बेड पर पड़े हुए। सबको, हमको तो वो सब फेस करना ही। हम लोग पड़े हुए हैं और फिर तब जाके हमारा माइंड अंतर्यामी के साथ में बात करते हुए वो सारी खुली चिट्ठी हमारे सामने रख देगा, जो किसी और के साथ में वो शेयर नहीं करेगा। हमारा अंतर्यामी और हमें पता रहेगा बस कि हमने टाइम वेस्ट किया है या हमने यूटिलाइज किया है। ये शरीर को प्राप्त करने के बाद में हमने क्या क्या अच्छा काम किया है उस समय। और इसीलिए कई लोग जो है वो डर जाते हैं उस समय, इसीलिए डेथ से फियर होता है। अगर किसी ने बहुत अच्छा काम किया, जैसे हमारे तपोवन जी महाराज थे, मेरे पीछे जो फोटो दिखाई दे रहा है जो सबसे ऊपर है, हमारे गुरुदेव के जो गुरु है, हमारे परम गुरु है। हाँ, वो जो थे उन्होंने, उनकी तबीयत बहुत खराब हुई। हमारे गुरुदेव जो है स्वामी चिन्मयानंद जी, उन्होंने कहा कि चलो गुरुदेव मैं आपको लेके चलता हूँ दिल्ली। वो उत्तरकाशी में रहते थे। तो उन्होंने कहा चिन्मया, डज डेथ नॉट कम इन दिल्ली? डेथ जो है दिल्ली में नहीं आती है? ने कहा कि नहीं, पर आप जो है आपको हम ठीक देखना चाहते हैं, वी वांट टू सी यू हेल्दी फाइन फिट। बोले somebody is waiting for me since last 70 years. I am also waiting eagerly to meet her. Let us finalize this meeting once and for all. तो उनमें डर नहीं रहता है। जो लोग ने अपना जीवन इस तरह से जिया हुआ है, वो लोग वेट करते हैं कि मृत्यु भी उनके लिए एक सेलिब्रेशन होता है। उनके लिए एक सेलिब्रेशन है। इसीलिए जो हम लोग सन्यासियों का, हम लोग क्या मनाते हैं, षष्ठी। हम लोग सन्यासियों का 13th डे पे श्राद्ध नहीं करते, मेरे ख्याल से 10th डे पे करते हैं, ऐसा कुछ है। तो पूर्ण है, क्योंकि कोई इच्छा नहीं बची नहीं है, कामना बची नहीं है। कई सारे सन्यासी महात्मा तो अपना श्राद्ध पहले ही करके, अपना पिंडदान वगैरह करके सब खत्म है, बाद में मेरा कौन करेगा सब पहले ही करके खत्म करके रख दो ऐसे भी होते हैं महात्मा अलग अलग। तो हमें ये देखना चाहिए कि ये जो जब बोला जा रहा है कि अन्नमय कोश ऐसा है, ये है वैसा है, तो फूड से बना हुआ है, फूड का मॉडिफिकेशन है ये, तो हम देखें कि आई एम नॉट दिस, समथिंग एल्स इज देयर दैट इज कवरिंग माय अहम, माय आई, एंड आई एज इफ आई हैव बिकम दैट। वो कितना बुरा लग, अच्छा बहुत खुशी भी होती है जब बोला वाओ यू आर लुकिंग सो प्रिटी टुडे, व्हाट। अब उनको नहीं पता कि, हमको नहीं पता कि हमको नहीं बोला जा रहा है, हमारी ड्रेस को बोला जा रहा है कि ड्रेस इज लुकिंग वेरी नाइस ब्यूटी। हम लोग को लगता है कि हमको ही बोला जा रहा है थैंक यू थैंक यू। हम लोग इतने अच्छे से थैंक यू बोलते हैं ना, उसी से समझ में आता है कि कितना ज्यादा आइडेंटिफिकेशन। कोई हमको एक बार बोल दे अच्छा, उतना ही बुरा भी लगेगा जब बोलेगा लास्ट टाइम यू लुकिंग वेरी प्रिटी, व्हाट हैपेंड दिस टाइम, लुकिंग सो टायर्ड, एज इज कमिंग ऑन योर फेस नाउ। ले आ रहे, तुम्हारे चेहरे पर आ रहा होगा एज, मेरे चेहरे पर नहीं आ रहा है, हम रोज रात में क्रीम लगा के, माइंड रिएक्ट करेगा। फिर से याद आएगा, बार बार खाना खाते समय उसने ऐसा बोल दिया आज, पिछले बार उसने कॉम्प्लीमेंट किया था। मतलब हमारा आइडेंटिफिकेशन है इस शरीर से, बल्कि मैं हुई नहीं हूँ, हुई नहीं। इस चीज को यहाँ पे बार बार बता जा रहे। अब हम लोग 4 ही मिनट बाकी है, चलिए हम थोड़ा सा प्राणमय कोश देख लेते हैं। कभी कभी मुझे अपने ऊपर ही गुस्सा आता है, मैं कितना बोलती हूँ लगता है कि जरूरी भी अम्मा है। इसको ही एक बार समराइज कर लीजिए ना, अच्छा ठीक है, अन्नमय कोश। तो ठीक है। मतलब तो इसमें आपने 4 5 पॉइंट्स आप बताएं। हम्म, That this body is made of 5 elements हाँ and
सेकेंडली इज दिस बॉडी का जो भी है अपना कर्म के कारण जो है आपके है ना सारा एफिशिएंट कॉज। हाँ एफिशिएंट कॉज हो गया। और थर्ड कॉज हो गया कि आपका कॉजल बॉडी जो है इट इज हाँ मेड ऑफ दीज टू। कारण शरीर इज मेड ऑफ योर ग्रॉस बॉडी एंड योर सटल बॉडी। it is the cause of this two bodies. It is the cause of the two bodies. And the fourth one is your Annamaya, what is basically that is come from the Prithvi, what we are eating that is generating into the body. So we are basically that. Very good. ये 4 points हुए। ठीक है। और कोश का बताइए, what is the कोश? Kosh is And the what are covering. 5 कोश? Yes. They are the 5 that like Annamaya Kosh, हाँ, अन्नमय कोश, Pranamaya, प्राणमय, Manomaya, मनोमय, Vijnanamaya, Anandamaya. वेरी गुड, 5 कोश। ठीक है। तो व्हाट इज अन्नमय कोश? द फिजिकल पर्सनालिटी, फिजिकल पर्सनालिटी। Physical personality. सेकंड क्या है हमारा? प्राणमय कोश, दैट इज डायनेमिक पर्सनालिटी। Dynamic personality. थर्ड इज इमोशनल पर्सनालिटी, मनोमय कोश। Manomaya Kosh. फोर्थ इज इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी, जो विज्ञानमय कोश है। और फिफ्थ इज टेंडेंशियल, जो कि हम लोग बोलते हैं आनंदमय कोश, टेंडेंशियल पर्सनालिटी। तो दीज आर 5 टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन हमारा हो गया। और कोश का कौन से धातु से बना हुआ है? उसके 2 अर्थ क्या क्या है? कुश धातु से। कुश धातु से। कुश धातु से। और कुश धातु के 2 अर्थ क्या होते हैं? नाम भूल रहे हैं अम्मा। एक होता है विकारार्थे, एक होता है प्रचुरार्थे। प्रचुरार्थे। जैसे जैसे हम बोलते हैं ना, प्रचुरार्थे में हम बोलेंगे ये स्वर्णमय है, तो दैट इज फुल ऑफ दैट, तो दैट इज फुल ऑफ स्वर्ण आभूषण। जैसे हम बोलेंगे पुण्यमय है, तो पुण्य से भरा हुआ है, इट इज फुल ऑफ पुण्य। तो वो तो मय आप वर्ड्स और ढूंढिएगा, मय हम लोग दोनों जगह पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे अन्नमय, मय जो है यहाँ पे विकारार्थ हो गया, अन्नमय। मॉडिफिकेशन ऑफ फूड। ठीक है। तो वो कुश धातु जो है उसका 2 जगह पे अर्थ होता है, संश्लेषणे और आलिंगने। चिपक जाना और एक हो जाना। आलिंगने जब हम एम्ब्रेस करते हैं किसी को तो एक हो जाते हैं। संश्लेषणे मतलब टू स्टिक, चिपक जाना। तो ये कोश जो है हमसे चिपक गया है, आत्मा से चिपक गया है, ऐसे इसने एक कर दिया है। तो जो चीज नहीं है वहां पे वो हमको दिखने लग गई है, इसको हम लोग बोलते हैं कोश। तो ये अन्नमय जो कोश है, ये हम लोगों को किस चीज से बना हुआ है? पेरेंट्स ने जो खाना खाया उससे बना, ओवरी और स्पर्म, उससे बना हमारा शरीर, गर्भ में बढ़ा भी उससे, बाद में बाहर आके भी उसी से बढ़ा। वर्धते अन्नमय रसेनैव वर्धते। और फिर अन्न रूप पृथ्वी, पृथ्वी भी अन्न रूपा है। पृथ्वी बहुत मैजिकल है, उसको हम थोड़ा देते हैं, वो बहुत सारा हमको देती है। तो उसी तरह से उसी अन्न रूप से ही हम लोग बड़े हुए हैं। अन्न रूप पृथ्वी में ही बाद में हम लोग विलीन भी हो जाते हैं, बाद में हम उसी में ही एक हो जाते हैं, उसी अन्न रूप पृथ्वी में। तो ये जो है उसी को ही दूसरा नाम है स्थूल शरीर। तो इसका पर्पस जो है बहुत हाई होना चाहिए, क्योंकि इस चीज से हम लोग बहुत बड़ी चीज को प्राप्त कर सकते हैं। और ये हमको सब्जेक्टिव नॉलेज के लिए है, ये हम जो ऑब्जेक्टिवली इसको ना देखें। हम लोग देखिए मेरे बारे में बताया जा रहा है, तभी ये यूजफुल होगा, हमें हमारी लाइफ में यूजफुल होगा। ये हम अपने आप को जाने कहाँ पे हमने रॉन्ग अपनी अपनी धारणाएं, नोशंस बना के रखी। सत्संग इज व्हाट? सत्संग इज एक्चुअली नोशन करेक्टर। हमारे बहुत सारे गलत गलत नोशंस हैं जिसको हम बना के रखते हैं, पुष्टि करते हैं, उसी को ही आगे बार बार सोच सोच के उसको बिल्कुल हमने प्रगाढ़ बना लिया, ठोस बना लिया है। वहां पे इस चीज को हमको रिमूव करना है। तो ये सारा कहीं और की बात, अन्नमय कोश की बात हो रही है, और उसको हम लोग अपने ऊपर लगा देते हैं, क्योंकि हमारा आइडेंटिफिकेशन बहुत है। जैसे बच्चे को कुछ हुआ तो माँ कैसे बौखला जाती है ना,
माँ बौखला जाएगी, बच्चे को किसी ने बोला माँ हाथापाई पे आ जाएगी, उसका आइडेंटिफिकेशन है वहां पे बहुत ज्यादा। वैसे ही हमारा आइडेंटिफिकेशन इस अन्नमय शरीर पे बहुत ज्यादा है। इसको बोला जा रहा है, हमको लगता है हमें बोला जा रहा है। हम क्यों अपने आप को बीच में लेके आते हैं उसी आइडेंटिफिकेशन की वजह से, जो कि हमने प्रैक्टिस से इतना बढ़ा लिया है। फिर से प्रैक्टिस करेंगे, फिर से वो चला जाए, प्रैक्टिस से ही बनाया हुआ है। तो अम्मा, तो ऐसे तो फिर ये शरीर हम तो है ही क्या? हम ही नहीं, हम, वही वही वहां पे ध्यान मैं तो लेके जा हूं ही रहे नहीं। हैं। हम है ही नहीं, इसीलिए अगर आप जड़ भरत का प्रसंग पढ़ेंगे, तो इतना ज्यादा वैराग्य है शरीर से, आश्चर्य होता है, मतलब पराकाष्ठा है, लिमिट है कि आपको पकड़ के लेके जा रहे हैं, आप पे विष्ठा फेंक रहे हैं, मलमूत्र कर रहे हैं, उनका उनको गुस्सा ही नहीं आ रहा है। आपको जाके गाली गलौज तो बहुत छोटी बात है उनके लिए। ये डाकू वगैरह को पकड़ के लेके, हम आप ह्यूमन बलि देना चाहते हैं, नर बलि, देवी माँ के भक्त थे वो डाकू लोग, तो ये चले गए उनके साथ। आप सोचिए, उनको पता था कि मुझे मारेंगे, हाथ में उनके अस्त्र शस्त्र थे, उनको अच्छे से नहलाया धुलाया, कुछ नहीं बोले, अच्छे से रिष्ट पुष्ट थे, तगड़े थे। हमारे स्वामी जी बोलते हैं ज्ञानी पुरुष जो होता है वो तगड़ा होता है, मोटा खाता पीते घर का होता है। तो उनको कहीं कोई रिएक्शन नहीं आया। आप सोचिए, हमको मारने वाले, हम खाएंगे पिएंगे अच्छे से, उनको 56 भोग दिया गया, थाली वाली खाना अच्छा दिया गया, उन्होंने अच्छे से भरपेट खाया, डकार भी ली। उसके बाद उनको बोला गया चलो, वो जिसपे गला रखते हैं ना ऐसे करके काटने के लिए पशु, बोला वहां गला रखो, उन्होंने रखा। जब रखा तो ऊपर से वो तलवार उनके सिर पे आ रही थी, ऐसे गिर रही थी, उनको तब उनका एक थॉट आया कि पंच महाभूत जो है तलवार, वो दूसरे पंच महाभूत पे गिर रही है, इस पे मैं कहाँ कटूंगा। पढ़िएगा भागवत में, ये स्थिति होनी चाहिए हमारी कि एनीथिंग एनीबडी सेज टू मी इज नॉट एक्चुअली टू मी, बिकॉज ही कैन नॉट रीच मी। एक महात्मा जी को कोई बहुत गाली दे रहा था, एक स्त्री बहुत गाली दे रही थी, बहुत ज्यादा, ये तुम चोर हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। हाँ मैं हूँ। फिर तुमको बुरा, बहुत देर तक, एक आध घंटे तक उसका गुस्सा फिर शांत हुआ। बोले कि अब तुमको बुरा नहीं लगा, मैंने इतना गाली दिया तुमको, इतना कुछ खराब बोला, अपशब्द सुना। बोले नहीं, मैं भी मानता हूँ मैं वैसा हूँ। देखो ना, वो उन्होंने सारा का सारा रिलेट किया कि कैसे चोर हूं मैंने पंचभूत की चीज को अपना मान लिया है, मैं कैसे खराब हूँ, मैं जो गुरु जो बोलते हैं वो मैं सुनता नहीं हूँ। ये करके करके रिलेट करके बोले हाँ मैं हूँ, तो जो तुम बोल रही हो वो बिल्कुल सही है, मुझे बुरा ही नहीं लग रहा है। क्योंकि तुम जो जिस चीज को बोल रही हो कि तुम चोर हो, वो वहां तक तुम पहुंच ही नहीं सकती हो, वो चोर हो ही नहीं सकता है। ये सारी बाहर की जो चीजें हैं, जो कोश हैं, जो ये हम शरीर बन के बैठे हुए हैं, स्थूल कारण शरीर बन के, वो ये सारी चीजें हैं। हमारा धर्म वो नहीं है, पर्पस इज दिस। ठीक है। ठीक है अम्मा। ठीक है, हम कल मिलेंगे फिर से 4 बजे। हाँ, हाँ ठीक है। अम्मा। ओके। हाँ, ओम ओके। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।